सभी मित्रों को नमस्कार। हम लोग नवीन सागर जी पर केंद्रित इस एकाग्र में कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी और नवल शुक्ल जी। साथियों, आप सभी की ओर से मैं इन दोनों वक्ताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, नमस्कार। मित्रों, नवीन सागर जी के रचनाकार के विभिन्न पक्षों पर यहाँ चर्चा हो रही है और उनकी कहानियों का एक नाट्य पाठ भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने उनकी 3 कहानियों का पाठ आयोजित किया है और नवीन सागर जी की रचनाओं से जुड़े और उनकी शख्सियत से जुड़े विभिन्न आयामों पर यहाँ पर चर्चा और परिचर्चा हो रही है। आज इस कार्यक्रम में प्रयाग शुक्ल जी और नवल शुक्ल जी उनसे विभिन्न पक्षों पर बातचीत करेंगे। उसमें उनका जो व्यक्तित्व है वह भी आएगा, वह दौर भी आएगा जब ये लोग मिला करते थे और वे सारी चीजें आएंगी जिनसे हमारे आज के दोनों वक्ता दो चार हुए। कहानियां हो या कविताएं हो, नवीन सागर कैसे उसमें अपना एक वैशिष्ट रचते हैं, कैसे एक सामान्य परिस्थिति को भी विशेष बनाकर प्रस्तुत करते हैं और किस तरह उनमें अनुभूति की सघनता होती है, इसे भी हम देखते हैं। इसका एक उदाहरण देने के लिए मैं उनकी एक कविता यहाँ पर पढ़ता हूँ, बंद और मजबूत। ये निजी रूप से यह कविता काफी पसंद है और क्यों पसंद है इस पर भी कुछ बात करूंगा। बंद और मजबूत। नींद से लंबी रात, जो नवीन सागर जी का पहला कविता संग्रह है, उसमें यह कविता संकलित है। कहानी इस कविता की इतनी ही है मित्रों कि एक कवि अपने शहर में नहीं है, किसी और शहर में है, रात का समय है और उसे अपने घर को जाना है। अब इस पृष्ठभूमि में हर कवि अपने अपने हिसाब से कविताएं लिख सकता है, रच सकता है। नवीन सागर जी कैसे इसको लिखते हैं, इसे देखिए। आधी रात के वक्त अपने शहर का रास्ता पराए शहर में भूला। आधी रात के वक्त अपने शहर का रास्ता पराए शहर में भूला। बड़ा भारी शहर और भारी सन्नाटा, कोई वहां परिचित नहीं, परिचित सिर्फ आसमान जिसमें तारे नहीं, जरा सा चांद। परिचित सिर्फ पेड़, चिड़ियों की नींद में ऊँघते हुए। परिचित सिर्फ हवा, रुकी हुई दीवारों के बीच उदासीन। परिचित सिर्फ भिखारी, आसमान से गिरे हुए चीथड़ों से जहां तहां पड़े हुए। परिचित सिर्फ अस्पताल, कत्लगाह हमारे। परिचित सिर्फ स्टेशन, आती जाती गाड़ियों के मेले में अकेला टूटा हुआ रोशन। परिचित सिर्फ परछाइयां, चीजों के अंधेरे का रंग। परिचित सिर्फ दरवाजे बंद और मजबूत,
इनमें से किसी से पूछता रास्ता कि अकस्मात एक चीख बहुत परिचित, जहां जिस तरफ से उस तरफ को दिखा रास्ता, कि तभी मजबूत टायरों वाला ट्रक मिला जो रास्ते पर था। ट्रक ड्राइवर गाता हुआ चला रहा था। ट्रक ड्राइवर गाता हुआ चला रहा था, मैं ऊँघता हुआ अपने शहर पहुंचा। मैं ऊँघता हुआ अपने शहर पहुंचा। यह कविता अपने पूरे स्थापत्य में, भाषा में और परिचय अपरिचय के इस द्वंद्व में किस तरह से एक बड़ी कविता बनकर उभरती है, इसे हम समझ सकते हैं। मित्रों, जब हम नवीन सागर जी की बाकी कविताओं से भी गुजरते हैं तो उन कविताओं में जिस तरह की बहुस्तरीयता होती है वह हमें प्रभावित करती है। अपनी कविताओं में वे ऐसे विशिष्ट और विलक्षण अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। बंद और मजबूत जो कविता अभी आपने सुनी, ऐसी ही एक कविता है। इसमें हम एक एक बिंब पर बहुत कुछ कह सकते हैं। नवीन सागर अपनी बात, अपनी कविता में कोई बात किस तरह कहते हैं, उसका क्या ढंग होता है, उसका अपना किस तरह का स्पेसिफिकेशन होता है, जब हम उनकी कविताओं से गुजरते हैं तो ऐसे कई महत्वपूर्ण अनुभवों से भी गुजरते हैं। इस कविता में भी एक साथ ऐसे कई काव्यपरक प्रयोग हुए हैं जिन पर हम काफी देर तक बात कर सकते हैं। आधी रात के इस समय में एक पराये शहर में कवि कैसे चीजों को देख रहा है और उसे अभिव्यक्त कर रहा है, यह कविता एक बड़ा उदाहरण है। इस पूरी स्थिति को, जिसमें कवि जो है अपने यायावरी में या अपनी उस मन स्थिति में जिन सरलताओं और जटिलताओं से इस कविता को रचता है, वह कमाल का है। वह किन्हें अपना समझता है और किन्हें पराया, इसे भी हम देख सकते हैं। किन्हें परिचित समझता है और किन्हें अपरिचित। पूरी कविता में इस विशेष आनुभाविक वैशिष्ट है जिससे यह कविता खास हो जाती है। इसमें कवि की कोमलता और निर्दोषता भी है और उसी में व्यंग जनित कटाक्ष भी है। जो कविता का शीर्षक है बंद और मजबूत, वह जो शीर्षक है वह कविता की उसी पंक्ति से निकलकर आया हुआ शीर्षक है कि वे लिखते हैं कि परिचित सिर्फ परछाइयां, चीजों के अंधेरे का रंग, परिचित सिर्फ दरवाजे बंद और मजबूत। ये जो दरवाजे हैं, जो बंद हैं, मजबूत हैं, नवीन सागर यह कहना चाह रहे हैं कि दरवाजों का बंद होना मूलतः मनुष्य का स्वयं में सिमटना है और दरवाजे का मजबूत होना अपने उस अलगाव को ठोक बजाकर निश्चिंत करना है। कवि का मासूम हृदय इसे उचित नहीं मानता। मनुष्य की इस निरपेक्षता पर वह सिर्फ दुखी होकर रह जाता है। उसके पास परिचित और अपरिचित की पूरी सूची है। पूरी कविता उस सूची के बीच गतिमान है। कवि जब कहता है बड़ा भारी शहर और भारी सन्नाटा, तब जो यह सन्नाटा है वह शोर का विलोम नहीं है। बड़े और भारी शहर में उस अर्थ में सन्नाटा हो भी नहीं सकता है, मगर कवि तो ऐसा ही कहता है। यहां सन्नाटा का अर्थ उदासीनता से है। यहां सन्नाटा अपनत्व के विलोम के रूप में आता है। जितना बड़ा
और विशाल शहर है, उतने ही लोगों में एक दूसरे के प्रति उदासीनता का भाव भी है। तो मुझे यह कविता इतनी अच्छी लगी मित्रों कि एक छोटी सी इस टिप्पणी को मुझे लगा कि यहाँ पर रखा जाए। मैं सर्वप्रथम प्रयाग शुक्ल जी के पास चलता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे नवीन सागर जिससे जुड़ी हुई अपनी स्मृतियों को हमसे साझा करें। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी। आप सबको नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अर्पण जी कि आज हम नवीन को याद कर रहे हैं इस तरह से। नवीन मुझे अक्सर याद आते हैं, वो मेरे बहुत गहरे मित्रों में थे। ये कहने की जरूरत नहीं है शायद, पर नई पीढ़ियों को बता दूं कि एक समय ऐसा आया था 70 के दशक के बाद के वर्षों का, 80 और 90 के दशक का, जब नवीन और हम लोग, उसमें पीढ़ी के लोग भी शामिल थे, और हमारे तो जो थोड़ा उम्र में, वयस में 7-8 साल 5-6 साल छोटे थे, जैसे मंगलेश जी हैं, विश्वनागर हैं, और नवल तो आज साथी हैं हमारे, और असद जैदी हैं। ये हम लोगों ने एक समय बहुत समय साथ बिताया है। नवीन के नवीन का दिल्ली आना तो इतना नहीं होता था, पर भोपाल जाना हम लोगों का होता रहता था। मेरा तो बहुत होता था, भारत भवन के प्रसंग से कहीं और आयोजनों में। इसकी याद इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले जब भारत भवन गया एक कविता पाठ के लिए, पलाश होटल में ठहरा। अक्सर तब भी हम पलाश होटल में ठहरते थे, और नवीन जहाँ काम करते थे, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में, वो जगह पलाश सिर्फ दूर क्या, बिल्कुल करीब ही है। तो अभी जब मैं वहाँ गया, ठहरा, और संयोग देखिए कि मुझे जो कमरा मिला पलाश में, वो ग्राउंड फ्लोर का, और उसका के सामने का जो कॉरिडोर है, बरामदा सा है, उधर से रोज गुजरता था, 2-3 दिन रहा, और नवीन की बेतहाशा याद आई, क्योंकि उस बरामदे में बैठकर हम लोगों ने बहुत समय गुजारा। फिर मैं सुबह टहलने के लिए निकलता हूँ, तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो रास्ता है बाणगंगा चौराहे से नीचे वो छोटे तालाब की ओर जाने वाला, वहीं पर वो है। वहां पर भी नवीन की याद आती थी, क्योंकि हम हिंदी ग्रंथ अकादमी के दफ्तर में कभी कभी जाते थे, साथ टहलते थे। वो पूरा जो इलाका है प्रोफेसर कॉलोनी का, जहाँ नवीन ने एक समय रहे भी, और जहाँ और भी कई मित्र रहते थे, वो सब याद आता है। उसके याद आने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि नवीन की उपस्थिति हमारी मित्र मंडली के बीच, हमारे बीच, या जब हम दोनों केवल होते थे साथ, तो बहुत मर्म भरी, बहुत उल्लसित, नवीन बहुत उल्लसित व्यक्ति, मित्रों को देखकर एकदम अचानक उल्लास से भर जाने वाले, विह्वल हो जाने वाले कि पता नहीं अब हम क्या करें, इनके लिए क्या कर दें। और वो कभी कभी तो होता था कि वो साथ ही रहते थे जब हम वहां पहुंचते थे हम लोग। नवीन बीड़ी पीते थे, मैं भी एक समय बीड़ी पीने लगा, और हम लोगों ने बहुत सारी बीड़ियां साथ साथ पी, बातें बहुत सारी की। उन बातों का कोई अंत नहीं था। अंत इसलिए भी नहीं था कि वो जो एक दौर था जब हम में से कई लोग, कुछ लोग बहुत छप चुके थे, कुछ लोग छप रहे थे, कुछ लोग चर्चा में थे, कुछ लोग और चर्चा में आने वाले थे। स्वयं नवीन के वो बनने के दिन थे, नवीन बनने के दिन। और नवीन बनना मतलब इस अर्थ में बनना कि आपको समाज जाने, आपको साहित्य जाने, आपको हम उस रूप में जाने जैसे आज जान रहे हैं नवीन को, और लोग जाने, लोग उनको माने। अभी आप देखिए, जब भी मैं नवीन का नाम टाइप करता हूँ गूगल पर, और ये आ जाता है कि नवीन सागर पोएम्स, तो उसको आप खोलिए, तो वहाँ नवीन की कुछ बड़ी सुंदर कविताएं मिल, देना, और बच्चों के लिए भी हैं। फिर
कविता कोश में है, कई जगह। इस रूप में कह रहा हूं कि ये सब जो हमको मिला, ये उस दौर की चीजें हैं, उस दौर के बाद की भी चीजें हैं। नवीन बहुत भावना से भरे हुए व्यक्ति थे, मित्रों के लिए कुछ भी कर सकने वाले व्यक्ति थे। और नवीन और भोपाल की जब याद आती है तो नवल तो आज हमारे साथ ही है, और बहुत ही अच्छा है कि हमारे साथ हैं, क्योंकि नवल, नवीन और मैंने भी बहुत समय साथ बिताया है। उसमें देखिए, इसकी भी याद कर लूं, जो शाह साहब का परिवार है, रमेश चंद्र शाह जी का परिवार, क्योंकि नवीन की बात सच पूछिए तो ज्योत्सना जी के बिना, रमेश जी के बिना, शंपा के बिना, राजुला के बिना पूरी नहीं होती। एक वो भी था दौर जब हम इस परिवार के साथ नवीन को मिलते थे और हम साथ चर्चा करते थे। ज्योत्सना जी के प्रति तो नवीन का बहुत ज्यादा रिगार्ड था, उन लोगों में एक तरह की दोस्ती थी, और नवीन उनकी ओर देखते थे। तो ऐसी कई चीजें याद आती हैं। इसकी इसी याद के साथ ये जोड़ता हूँ कि नवीन के साथ कुछ यात्राएं भी और बड़ी सुंदर थी। जब मैं आयोवा इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम से लौटा 1984 में, तो संयोग देखिए कि एक दिन त्रिवेणी में, नवीन पर बाद में आऊंगा, पहले एक प्रसंग याद कर लेता हूँ। तो वात्स्यायन जी मिल गए, वो प्रदर्शनी देखने आए थे एक संयोग से, और मैं भी वहां पहुंचा था। तो उन्होंने पूछा आप कब लौटे, मैंने कहा मैं 2-3 दिन पहले ही लौटा हूँ। तो बोले कि कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कोई तिथियां बताई कि क्या इन तिथियों में आप वत्सल निधि के शिविर में नहीं चलेंगे, ये चल सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 4 महीने की छुट्टी लेकर गया था, पर इसलिए थोड़ा मुश्किल भी हो गई शायद छुट्टी मिलने में। फिर वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले नहीं, चलिए 2 दिन के लिए चलिए। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि और भी, बोले नहीं नहीं, आपके मित्रों में भी लोग हैं, रमेश जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, नवीन है। तो मैं आपको सच बताऊं, इस बात की आज इसलिए याद कर रहा हूँ कि नवीन का नाम आते ही मुझे लगा मैं जाऊंगा। तो मैंने वात्स्यायन जी से कहा कि हाँ मैं चलूंगा। और बाद में मैं इतना पछताया कि मैंने 2 दिन ही क्यों कहे, क्योंकि वात्स्यायन जी थे। उन्होंने मुझे तीसरे दिन कहा कि अरे आपको तो जाना है, आपकी टिकट आ गई है, क्योंकि मैं कह चुका था कि मैं 2 दिन नहीं रह पाऊंगा छुट्टी लेकर के। बहरहाल हम मानसर पहुंचते हैं, और जो जिस ट्रेन से गए थे, जम्मू जाने वाली ट्रेन से, उसमें एक डिब्बा पूरा वत्सल निधि के नाम से आरक्षित था। रमेश जी थे, ज्योत्सना जी थी, अम, नवीन तो थे ही, विद्या निवास जी थे, बहुत कई लोग याद आते हैं। तो सब लोग जब अपना खा पी कर सोने चले गए, तो नवीन ने मुझसे कहा कि चलिए हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। वो रात मुझे नहीं भूलती। और सच पूछिए तो जम्मू स्टेशन से पहुंचने के पहले ही शायद हम पे घंटा 2 घंटा सोए होंगे, क्योंकि हम दोनों वहां जो डिब्बे के से जब आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं, जो बीच की जगह होती है, और उसमें कुछ पटरा सा था, हम दोनों वहां बैठ गए। तो रात भर चर्चा करते रहे, कैसे नवीन के साथ समय जाता था। मैं विवरण देखिए भूल जाते हैं, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि उस दिन उस रात हमने क्या बात, पर ये याद है, वो रात नहीं भूलती, वो छवि नहीं भूलती हम दोनों की, वहां बैठकर बातें करने की, वो बोध की तरह चीजें बस जाती। और मित्रों में तो ये भी देखे होता है कि कई बार बिना कहे हुए, बिना बात किए हुए बात चलती रहे, कि दोनों एक दूसरे को समझते रहते हैं। नवीन मेरे उन मित्रों में थे। फिर वो वहां जाते हैं मानसर में, वो जो झील है जहाँ ये वत्सल निधि का शिविर था, वहां हम दोनों टहलते हैं शाम को। ऐसी कितनी शामें याद आती हैं, मानसर की हो, वो भोपाल की हो, भारत भवन की हो। और एक रात की और याद आती है, उसमें नवल, मेरे ख्याल में नवल को भी याद होगी उस वो रात, कि एक बार हमको, नवीन ने मुझे और मंगलेश जी को, इन लोगों ने अपने खर्च पर, मित्रों ने एक कुछ आपस में कुछ एक तरह से चंदा जमा किया कि इन दोनों को बुलाते हैं। ये तो बाद में पता चला कि कोई संस्था नहीं थी, इन लोगों की इच्छा थी कि हम आए और हम दो कुछ दिन समय साथ बिताएं। तो मैंने उन दिनों वहाँ, अंबादास जी भी आए हुए थे, चित्रकार अंबादास, भारत भवन में वो। तो मैंने अंबादास जी से कहा, तो बोले कि और कौन लोग हैं। मैंने कहा चलिए आप, अच्छा लगेगा कि हम सब लोग के सब कवि मित्र हैं,
और उनको भी अच्छा लगता था हम लोगों के साथ बहुत रहना। मेरे साथ तो बहुत अच्छी खासी मैत्री थी अंबादास जी की। हालांकि हमसे वो थोड़ा बड़े थे, बड़े 10 साल बड़े। तो आए वो रात इसलिए याद आती है कि जैसा कि मंगलेश जी के साथ होता था, मंगलेश जी अपना कुछ गायन शुरू करते थे। और नवल थे और भी कई लोग थे, शायद बलराम गुमास्ता, ये सब लोग, इनकी याद आती है। और वहाँ प्रोफेसर कॉलोनी के एक कमरे में बहुत देर तक हम लोग चर्चा करते रहे। और लोगों ने फिर देखा नवीन ने कि अंबादास जी आ गए हैं, तो और प्रफुल्लित हुए वो। बहुत सारी बातें हुई। अभी देखिए, तो नवीन का एक ये भी पक्ष है ना कि वो खाली लिखने वाला या साहित्य की दुनिया में ही रहने वाला पक्ष नहीं है। नवीन के बारे में याद करते हुए एक चीज तो ये भी याद आती है कि एक समय वो समाजवादी आंदोलन से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। और ये भी देखिए, ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो रघु भाई के इतने निकट थे। और रघु भाई जो हैं, उनके कारण ही उनकी मदद से छाया जी का और नवीन का विवाह हुआ था। तो ये लोग बहुत कम उम्र में इनका विवाह हुआ था और प्रेम विवाह था। तो ये तो मुझे बाद में पता चला, पर नवीन बहुत लोगों से जुड़े हुए थे। और मुझे भी नवीन जब मिले पहली बार, तो समझिए वो एक आम चुनाव के समय मिले। मैं दिनमान की ओर से गया था, भेजा गया था, सभी लोग निकलते थे। भले मैं कला का स्तंभ लिखता था, लेकिन अगर आम चुनाव होते थे तो जरूरत भी रहती थी कि जो भी दिनमान के संपादकीय विभाग में हैं वो लोग भी जाएं। भले उनका कामकाज किसी खास क्षेत्र से बंधा हो, पर वो भी चुनाव की कवरेज करें, क्योंकि उसमें कई जगह लोगों को जाना ही पड़ता था उस बड़ी कवरेज के लिए। तो मैं ओरछा खजुराहो वाले इलाके में गया। नवीन मुझे अब ठीक याद नहीं आ रही कि ओरछा में मिले या उसके पास के किसी किसी जगह मिले, कस्बे में, पर मिले। और मैंने ही लोगों से पूछा कि मुझे यहाँ कौन है जो बता सके यहाँ की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति, या कुछ और बता सके चुनाव के बारे में। तो लोगों ने एक टेंट की ओर इशारा किया कि ये वहाँ एक हैं, वो वो आपको शायद बता सकेंगे। तो नवीन ने शायद मुझे दूर से ही देख लिया, उन्होंने मुझे पहचाना। कहीं देखी हुई तस्वीर ये कहीं भोपाल में ही देखा होगा किसी आयोजन में। उसके पहले मैं नवीन को नहीं मिला था। तो वो मुझे, नवीन का वो चेहरा भूला नहीं कभी। और हम दोनों ही शायद थोड़ा थोड़ा धूल से भरे हुए थे, क्योंकि वो एक छोटी सी जगह में थे और तंबू लगे हुए थे। कुछ चुनाव के सिलसिले में ये लोग भी गए थे। तो नवीन बाहर निकले और हमारी बातचीत शुरू हुई। और फिर मैंने नवीन की ओर, नवीन थोड़ा लंबे ही थे, आकर्षक व्यक्तित्व था नवीन का। और कुछ कभी कभी वो तेज चलने वालों में थे, गतिशील थे नवीन। तो बहुत अच्छा लगा। और लगा क्या कि इनसे दोस्ती करनी, दोस्ती हो गई। फिर वो ये तय हुआ कि तय क्या हुआ, वो भी तय कहना हुआ, तय हुआ कहना गलत है। फिर हुआ ये कि भोपाल जाना हो और नवीन से न मिलना हो, या कहें नवीन के साथ ही समय न बिताना हो। ऐसा तो हुआ नहीं। अब नवीन की कुछ चीजों की और याद करता हूँ। नवीन की कविताएं मुझे शुरू से पसंद थी, कहानियां भी हम पढ़ते ही थे। पर नवीन जो, जैसे अभी आपने, अर्पण जी, आपने कविता पढ़ी, बड़ी सुंदर, उम्मीद मेरी भी प्रिय कविताओं में है। तो नवीन कैसे बहुत किसी एक प्रसंग से कह लीजिए, एक भावना से, एक विचार से कह लीजिए, इतनी सुंदर बातें वो कहते हैं। और वो कविता में आती है, ऐसा नहीं वो कभी गढ़ी हुई नहीं लगती नवीन की कविता। उसमें एक खास लय है, प्रवाह है। अब जैसे देखिए, नवीन की देना कविता की ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं। मुझे इतनी दूर छोड़ आना कि बराबर संसार में आता रहूं, अगली बार इतना प्रेम देना कि कह सकूं प्रेम करता हूं और वह मेरे सामने हो। क्या सुंदर है, कितनी गहराई है। और जो उनकी इच्छा थी, मुझे इतनी दूर छोड़ आना कि बराबर संसार में आता रहूं, मृत्यु को लेकर एक ऐसा विचार, मतलब आप कह सकते हो जो हम लोग के मुंह से कभी कभी निकलता है, गजब है।
और फिर ये भी देखिए ये क्षण आया कि बराबर संसार में आता रहा। उनकी ये मैं कहूँगा उनकी इच्छा आज क्या कई बार पूरी होती है, बहुतों के प्रिय हैं और वो फिर संसार में आए हैं। नवीन इस संसार से, नवीन जैसे लोग संसार से जाते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी रचनाओं में जिनके साथ वो रहे उनकी भावनाओं में बराबर रहते हैं। नवीन ने बच्चों के लिए बहुत लिखा है, ये हम सब जानते हैं, और मेरा उनसे नाता ये भी रहा कि मैं भी बच्चों के लिए लिखता था। हम लोग आपस में इसकी बात भी करते थे और एक दूसरे को सुनते सुनाते भी थे। ऐसे थे नवीन, इमेजेस में सोचने वाले, बहुत किसी सरल सहज चीज को एक बहुत गहराई की ओर ले जाने वाले, बातचीत में अच्छा बहुत ह्यूमर, बहुत हंसने वाले, आपको प्रसन्न कर देने वाले हैं, और चिंता करने वाले। नवीन जैसे मित्र मिले तो समझिए ये कह सकता हूँ कि नवीन के साथ होते ही मुझे लगता था कि अब कोई चिंता नहीं। ही वॉज सच ए केयरिंग पर्सन, बहुत केयरिंग पर्सन, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेम देने वाले, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले, बहुत सुंदर लिखने वाले। और देखिए एक चीज और भी है, नवीन ने जीवन काल में भी वो चीजें सपने में भी नहीं की जो कभी कभी सबके प्रलोभन में आ जाती हैं, कि बहुतों के प्रलोभन में आ जाती हैं, सबके तो नहीं, या आमतौर पर कई लोगों में आ जाती हैं कि थोड़ा नाम हो, थोड़ा प्रसार हो, मेरी ऐसी पुस्तक छपे, मेरे बारे में ऐसा कोई आयोजन हो। नहीं, दूसरों के लिए सोचना कितनी सुंदर बात है ये। नवीन ने कभी अपने लिए, मुझे याद नहीं पड़ता कि एक बार भी, जैसे कि मान लीजिए लोग मित्रों से किसी चीज के लिए कह देते हैं कि इस पर कुछ बोलिए, लिखिए, कहिए, कभी नहीं, एक बार भी नहीं, और ना मुझसे न किसी और से। और ये भी हम जानते हैं कि नवीन के रहते हुए, बल्कि अब तो हम शायद नवीन को ज्यादा जानते हैं, लोग भी ज्यादा जानते हैं, याद करते हैं, किताबें आ रही हैं। जैसे अभी जो एक तारा ने जो किताब छापी है कितनी सुंदर है, नवीन की कविताओं की। तो और लोगों की इच्छा अब होती है कि हम नवीन के लिए कुछ करें, ये सुंदर बात है। और नवीन को सर भरोसा था, जो भी लेखक कभी अपने काम पर भरोसा करता है उसको ये कहीं ना कहीं ये भरोसा भी रहता है कि अगर जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो ये चीजें हैं, इनके लिए अलग से प्रचार की जरूरत नहीं किसी और, और ये है कि वो न भी हो तो कोई बात नहीं, वो तो उन लोगों में भी थे। इसलिए मुझे नवीन बहुत प्रिय है, उनकी याद इसलिए भी करता हूँ कि एक ऐसा लेखक, एक ऐसा कवि जो इस सारी हलचल के बीच बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है उसमें अपने ये नहीं कि वो अलग ओझल हो जाते थे, नहीं, नवीन ओझल नहीं होते थे, साथ रहते थे। और वो कई जगह साथ रहते थे, और कई जगह, अब देखिए एक बार क्या हुआ था कि मैं भोपाल गया हुआ था, तो नवीन की जो बेटी है समता, ये कुछ दिनों बंसी कौल के साथ इसने काम किया, बंसी मेरे ही मित्रों में थे। तो एक शाम नवीन ने कहा कि अरे वो समता वहाँ कुछ आजकल सीख रही है, बंसी के ग्रुप में है, अरे वहां, हमने कहा हम चलते हैं। तो वो थिएटर के लोग हों, वो कलाकार हों, और वो और बड़े उससे सहज ही रमते थे नवीन, कि उसमें संकोची थे, ऐसा नहीं कि संकोची नहीं थे, अपने हमारी हमारे जैसे नवल के साथ या मेरे साथ या मंगलेश जी के साथ तो बहुत खुलते थे, और अब दोस्ती थी, तरह तरह की बातें हम करते थे। पर ये भी देखा है नवीन के साथ जो बड़ी सुंदर बात थी कि बड़े लोगों को एक लेकर बड़ा एक रिगार्ड भी था, तो वो संकोच संकोच में आ जाते थे। कई बार तो यहाँ तक कहते थे कि अरे मुझे वहां कहाँ ले जा रहे हैं, मैं कहाँ उनके बीच में बैठूंगा। पर जाते थे, आयोजनों में भी जाते थे और सुनते थे, सुनाते कम थे, सुनाते तो कुछ ही लोगों को थे जो उनकी मित्र मंडली में थे। उस शाम की भी इसलिए याद आ रही कि हमने बहुत समय बिताया था उस समय, और मुझे बड़ी खुशी है कि समता से और अनिरुद्ध से, पांडु जिसको हम लोग मतलब प्रेम से पांडु कहकर बुलाते रहे हैं, उससे हमारा संपर्क नहीं टूटा। नवीन के बाकी बच्चों से तो उतना नहीं है, पर इन दोनों से मेरा जुड़ाव आज तक बना हुआ है। अब कल परसों में पांडु आने वाला है घर, और यहाँ हमारे यहाँ
नोएडा में आ चुका है। बराबर उसको देखते ही मुझे लगता है कि एक कोई नवीन आ गए हैं, क्योंकि बहुत सूरत शक्ल मिलती है। मैं थोड़ा हाउस सा भी हो जाता हूँ उसको देख करके, और उसको अपनी हर चीज में उसके साथ में शेयर करता हूँ, चाहता हूँ कि वो रहे हमारे बीच। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरी प्रदर्शनी हुई और कविता पाठ हम लोगों ने रखा, तो पांडु से कहा, तो पांडु अपने 3-4 मित्रों को लेकर आया, और उसने, उसका भी बड़ा संकोची स्वभाव है, इतना संकोची भी नहीं पर है। एक बार पांडु की प्रदर्शनी भी, जैसे वहाँ गैलरी पास में हम लोगों ने, मैंने पांडु ने की भी इच्छा थी, मेरी भी थी कि हम एक कविता पाठ रखें। गैलरी पास में प्रदर्शनी हुई थी, तो उसमें पूनम अरोड़ा से मैंने कहा आग्रह पूर्वक वो आई, और नागर जी आए, मैं था, और अनिरुद्ध ने अपनी कविताएं सुनाई। तो ये देखकर मैं इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ कि बड़ी खुशी भी मुझे होती है कि नवीन के परिवार में ये कह लीजिए एक परंपरा, ये सब समय नहीं चलती कि सबके बच्चे वैसे निकलें, और जरूर निकले, जरूरी नहीं है। वो उससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि किसी लेखक का बेटा जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर बना, पर इसकी भी खुशी होती है अगर वो उसी गंभीरता से, उसी रचनात्मक रूप से वो चीजें कर रहा हो जो उसका पिता करता था या उसकी माता करती थी या उसका। और पांडु के लिए मैं कह सकता हूँ कि उसमें मैं वैसी ही गंभीरता पाता हूँ, वैसी ही क्रिएटिविटी पाता हूँ जैसी मैंने नवीन में देखी थी। इसकी बड़ी खुशी होती है। अर्पण जी, आपने कितना अच्छा किया कि मुझे भी आज बुलाया और मैं ये बातें सबके साथ साझा कर पाया। अ, नवीन को मैंने अपनी एक पुस्तक भी समर्पित की है। मेरा एक कविता संग्रह, बल्कि वो अंतिम कविता संग्रह था। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ मेरा आलस्य कह लीजिए, ये कह लीजिए कि फिर लगा तो वैसा कोई प्रसंग नहीं आया, वैसी बहुत गहरी इच्छा भी नहीं हुई कि मैं कोई संग्रह बनाऊं। कविताएं लिखता रहा। तो ये 2010 का संग्रह है शायद, मेरा सुनैना प्रिय न कहना, वो नवीन को समर्पित है। और उसमें जो मैंने याद पड़ता यही लिखा था कि कवि और कथाकार मित्र नवीन सागर की स्मृति में। फिर उसकी प्रति भोपाल गया, तो उसकी प्रति छाया जी को देने गया। वो भी एक मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि नवीन नहीं है। फिर मुझे उस शाम की भी याद है। चंपा से मैंने कहा कि पास में ही नवीन वही निराला नगर में रहते रहती नहीं छाया जी, तो उनको प्रति देने गया। उसके बाद फिर देखे जाना नहीं हुआ। इच्छा होती है कि मैं भोपाल जाऊं तो छाया जी से भी मिलूं। पर वो शाम की भी बहुत अच्छी याद है, बहुत अच्छा लगा। और नवीन के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, नवीन पर लिखने की भी इच्छा होती है। पर मेरे बारे में आप जानते हो कि बहुत सारे कामों में रहता हूँ, ये मैं कभी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ मैं आनंद में रहता हूँ। क्योंकि काम जैसे अभी मेरे किसी ने लिखा मुझे फेसबुक पर कि आप चित्र बना रहे हो, आप बहुत काम कर रहे हो, तो मैंने, मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि काम कहाँ से हुआ, ये तो आनंद है। काम तो फिजिकल काम, तो समझिए अगर उस समय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चित्र नहीं बना रहा, मैं कुछ लिख नहीं रहा, मैं किसी सुंदर चीज के साथ नहीं हूँ, तो वो, तो फिर बाकी चीज मैं जो समय मुझे मिलेगा, जैसे आजकल भी मेरे पास समय है, तो समय इस अर्थ में है कि अब मेरे पास कोई वैसा असाइनमेंट नहीं है कि मुझे कोई पत्रिका संपादित करनी है या कि कोई जॉब करनी है। तो आप मान सकते हो कि समय ही समय है। तो उस समय में जो भी मैं करता हूँ उसको काम, न पहले किसी काम को काम मानता था ना आज मानता हूँ। बहरहाल मैं नवीन के लिए भी यही मानता हूँ कि शायद वो भी ऐसा ही सोचते थे। और हिंदी ग्रंथ अकादमी के दिनों में नवीन ने बड़े सुंदर काम भी किए, बहुत सुंदर काम किए। नवीन के कारण और उनके साथियों के कारण एक समय वहाँ बहुत सुंदर चीजें निकली हैं। कई मेरे संग्रह में हैं अभी भी। अब जैसे भीमसेन जोशी जी की जो आत्मकथा जीवनी है, या ऐसी और कई चीजें। बहरहाल नवीन ने बहुत तरह के काम किए, बहुत कुछ किया नवीन ने, और वो रहेंगे, हैं हमारे बीच में। अभी मैं विराम लूंगा बस एक कविता पढ़कर, क्योंकि नवीन पर मैं बोलने लगूंगा तो हम नवल को सुनना चाहते हैं। बल्कि उन दिनों की को इसलिए भी मैं कहता हूँ कि नवल को वो इतना उनके करीब रहे हैं, हम तो दूर रहे हैं।
कभी कभी जाते थे। और नवल और नवीन की मैत्री के बारे में मुझे पता है, क्योंकि वो समय हम तीनों ने बहुत सारा समय साथ भी बिताया है। तो वो हमको कुछ ऐसी चीजें ही बताएंगे जो शायद इस समय मेरे ध्यान में नहीं है। बहरहाल नवीन का, जैसा मैंने कहा कि थिएटर हो, आर्ट्स हो, हम्म, संगीत हो, सब में गहरी दिलचस्पी थी। अब देखिए, नवीन तो इतना ज्यादा दिल्ली नहीं आते थे, संग्रहालय की बहुत सारे संग्रहालय में जाते हों दिल्ली बम्बई में, या बहुत सारे चित्र उनको देखने को मिलते हों। पर राम कुमार के, जब मैंने ये जब जो कविता आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, ये कला और कविता नाम का एक संकलन मैंने बनाया ललित कला के लिए, आज से कुछ बरस पहले। तो नवीन की इस कविता का ध्यान आया, तो वहीं से पढ़ रहा हूँ। तो राम कुमार पर इस संकलन में जो कविताएं हैं, वो थोड़े लोगों की, इसमें 3-4 लोगों ने, श्रीकांत जी की छोटी छोटी कविताएं हैं, गगन की कविता है, गगन गिल की, और नवीन की कविता है राम कुमार जी पर या उनके प्रसंग से। तो ये कविता है नवीन सागर की, राम कुमार के लैंडस्केप में रहना। बहुत सुंदर कविता है। ये कविता सुनाकर फिर अर्पण ये विराम लूंगा। और आप जानते हो मेरी स्थिति के बारे में, उसको अब अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नवल को जी तो जरूर सुनना चाहूंगा, पर बीच बीच में आता रहूंगा। हो सकता है कि मैं इसके बाद लगातार आपसे जुड़ा न रहूं। जी। चलो। राम कुमार के लैंडस्केप में रहना है। मैं जब भूल जाता हूँ, भाग जाता हूँ लौटता हुआ, पहचान में नहीं आता। मैं जब कुछ नहीं होता सिवा पहली बार के, अकेला बहुत मैं जब रह जाता हूँ रहते रहते, राम कुमार का चित्र देखने जाता हूँ। देखते ही चित्र वह अपने में सिमटता है, अपनी तरह अपने में, लौटता हुआ खुद को अलोप करने की स्थिरता में ठहरा हुआ। राम कुमार के चित्र में भीतर चला जाता हूँ, लैंडस्केप बहुत अपने और भीतर चला जाता है। कितने भीतर जाने के बाद रुक रुकने के असंभव संयोग में कहाँ होता हूँ, वहां भूल कर रह जाता हूँ संसार। जिंदगी की काल कोठरी में राम कुमार का चित्र दीवार पर टंगा होना चाहिए। क्या सुंदर पंक्तियां, और क्या ट्रिब्यूट है राम कुमार के चित्रों को। जिंदगी की काल कोठरी में राम कुमार का चित्र दीवार पर टंगा होना चाहिए। उसी में भीतर इतने बाहर दूर निकल जाऊंगा कि हर हद पर खड़ा हुआ बेहद रह जाऊंगा अकेला। मैं राम कुमार के लैंडस्केप में रहना चाहता, दिखना नहीं चाहता। राम कुमार के लैंडस्केप में रहना चाहता हूँ, दिखना नहीं चाहता। खुद को भूल कर उसमें याद आना चाहता हूँ। इतनी सुंदर चीजें लिखी नवीन तुमने। हम तुमको याद करते हैं, हम तुमको भूल नहीं सकते। आप सबका नमस्कार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रयाग साहब इस उद्बोधन के लिए और स्मृतियों को इस आत्मपरक ढंग से हम सभी के साथ साझा करने के लिए। और यह जो कविता है, एक चित्रकार की कविता दूसरे चित्रकार पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नवीन सागर जी अपने चित्रों पर, एक एक चित्र पर कितनी मेहनत किया करते हैं। तो जब वे इस तरह की बात लिख रहे हैं और राम कुमार के लैंडस्केप में रहते हुए खुद को ओझल रखना चाहते हैं, अपने बात की, वे हमेशा औरों के लिए जिए, खुद के लिए कम से कम जगह घेरने की कोशिश की, अधिक से अधिक जगह औरों को ही वे देते रहे। साथियों, उनसे गहरे जुड़े हमारे साथी नवल शुक्ल जी हैं। मैं इस अवसर पर नवल शुक्ल जी से निवेदन करता हूं
कि वे कृपया अपनी बात रखें। नवल सुकून। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। और प्रयाग जी को बहुत नमस्कार कि उनके साथ हमें यहाँ पर बैठने का अवसर मिला और कुछ बातें करने का उनके सानिध्य में अवसर मिल रहा है। दरअसल मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा जिसके बारे में प्रयाग जी ने अभी उल्लेख किया था। शायद 86 के आसपास का समय था और एक दिन अचानक प्रोफेसर्स कॉलोनी की एक झोपड़ी जैसे घर में जहां पर हम रहते थे वहां पे नवीन भाई आए और उन्होंने कहा कि कुछ करना है, कुछ हमने जैसे कि वो हमेशा अचानक कोई बात इसी करते थे। हमने कहा कि कैसे भाई साहब, किस तरह का काम? उन्हें कहा कुछ कविताएं सुननी है। हमने कहा किसकी कविताएं? उन्हें कुछ लोगों को बुलाना है। फिर तय हुआ कि प्रयाग जी और मंगलेश जी आएंगे और एक दिन के लिए नहीं, कई दिनों के लिए आएंगे। बातचीत में ही बात हुई और फिर ये हुआ कि सामान्य कविता पाठ की तरह उसे नहीं करेंगे, इसे जो है कुछ विशिष्ट आयोजन की तरह करेंगे। तो कला परिषद में कला परिषद की जगह हम लोगों ने बुक करवाई और प्रयाग जी की और मंगलेश डबराल जी की 20-20, 25-25 कविताएं लेकर हम लोग पूरे शहर भर में घूमे और यहाँ के उस समय के जो भी महत्वपूर्ण और बड़े चित्रकार रहे हैं उन सभी के पास जाकर कविताएं दी कि आप प्रयाग जी की ढूंढ लीजिए कविता अपने हिसाब से, मंगलेश जी की पसंद कर लीजिए और उसमें से जिसको आप जिनकी कविता लेनी है उसकी लीजिए और जिस पे बनाना है बनाइए। 15-15, 20-20 दिन का समय सबको दिए थे। उसके बाद जब प्रयाग जी और मंगलेश जी आए तो उसी कला परिषद की दीर्घा में इन दोनों की कविताएं, जो यहाँ के मध्य प्रदेश के, जो भोपाल में रहने वाले जितने भी कलाकार थे, लगभग सभी कलाकारों ने, सभी बड़े कलाकारों ने, जिनमें से बहुत कलाकारों को बहुत बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं और जो देश में ही नहीं विदेशों में वर्षों से ख्यात है। मतलब जैसे अखिलेश हैं, पाटीदार हैं, यूसुफ हैं, घुरैया हैं और ऐसे अनेक, बहुत अभी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन वो उस समय के सभी बड़े कलाकार थे जो उसमें पेंटिंग किए थे और रेखांकन किए थे। उन सभी को हम लोगों ने कागज दिया था, जिसकी चर्चा प्रयाग जी और मंगलेश जी से नहीं हुई थी। हम लोगों ने ऐसी बातें नहीं की थी। अचानक जब वहां पर जब हुआ तब देखा गया कि पूरी दीवारें जो हैं कला परिषद की आप दोनों की कविताओं से और कलाकारों द्वारा ही लिखे हुए शब्दों से, जो कविता के अंश हैं उससे लिखी हुई हैं और भरी हुई हैं। और वहां पर मंगलेश जी का और प्रयाग जी का कविता पाठ हुआ। इसके पीछे भी एक कारण था और वो कारण था उस समय कि खैर उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। बहरहाल तो मंगलेश जी और प्रयाग जी जो हैं वहीं रुके हुए थे अरविंद भवन के सामने ही। एक समाजवादी पार्टी के विधायक थे जिनका वहां पर मकान था और उसी मकान में उन्होंने पूरा मकान था और सभी चीजें थी। उन्होंने काफी कुछ हम लोग की सहायता की थी और बाकी हम, नवीन भाई, बलराम, संतोष चौबे, ऐसे 2-3-4 लोग हैं जिन लोगों ने अपने कुछ छोटे मोटे राशियां अपनी इकट्ठी की थी ताकि किसी तरह की कभी कहीं किसी को की कमी न हो पाए। तो हुआ ये कि जितनी कविताएं वहां पे सुनाई गई उसके अलावा दिन और रात का कार्यक्रम जो है लगातार उस मकान में लगभग 3 दिनों तक चलता रहा, दिन में भी और रात में। और वो 3 दिनों में भी मतलब लोग घूमने फिरने या थोड़ा सा अपना समय अपने घर में बिताने या बाकी चीजों के लिए बाहर जाते थे
और फिर पुनः जो है 1-2 घंटे में वापस आ जाते थे, या रात में सोने ही जाते थे कुछ घंटों के लिए और फिर सुबह चाय पीने के समय ही आ जाते थे। उस समय मतलब रमेश चंद्र शाह साहब भी वहाँ पे थे और रोज आते थे शाह जी। ऐसा कोई दिन नहीं है जो वे नहीं आते थे, बल्कि एक आध बार तो ज्योत्सना जी भी वहाँ पे आई थी रात के जी समय में भी। तो लगभग पूरा भोपाल जो है, भोपाल के कवि और कथाकार जो हैं उस समय वहाँ पर दिन में, रात में, दोपहर, शाम आते थे और लगातार प्रयाग जी से और मंगलेश जी से लोग चर्चा करते थे। वहीं पे संगीत की बारे में भी बहुत बातें हुई, जिसमें कविताएं, जिस संगीत के बारे में मतलब मंगलेश जी ज्यादा बात करते थे। संगीत के बारे में रमेश चंद्र शाह जी को भी कुछ यादें हैं, उसके बारे में भी बातें होती थी। और कुछ बार प्रयाग जी को याद होगा कि एक मौके पे मंगलेश जी में और रमेश चंद्र शाह जी में थोड़ी देर के लिए जी कड़वाहट आ गई थी और जी काफी विवाद हुआ था संगीत को लेकर। लेकिन वह हल्की सी जो याद है उस प्रसंग जो की। जी लेकिन जो बौद्धिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो होता है और एक जगह का, पहाड़ के रहने वाले के कारण जो होता है, वो उस तरह की बातें थी। विवाद वैसे विवाद नहीं हुआ करते थे, बल्कि जितने सामंजस्य और अपनत्व के विवाद होते थे उसकी आज बहुत अपेक्षा है, बहुत जरूरत है उस तरह के विवाद की, वैसे समय की, वैसी जगहों की। तो एक तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो प्रयाग जी ने उसको थोड़ा सा याद दिलाई, तो उसको जो मुझे उसके बहाने, उनकी याद के बहाने जो मुझे याद आया, मैंने उसे शेयर किया यहाँ पर। आपने बहुत अच्छा किया नवल उसको शेयर करके, क्योंकि वो चित्र वाली बात मैं भूल गया था, प्रदर्शनी वाली उस समय नहीं कह पाया। जी जी जी। और शाह साहब वाली बात भी फिर आपको याद होगी, और मंगलेश जी के बीच में जो अब आ झगड़े रही हुए थे थोड़ी एक थोड़ी, तरह अब से, वो थोड़ी सब आई चीजें ही अब याद याद वो। आती जाएंगी। हाँ, तो कुल मिला के हम लोग मुख्य दर्शक हुआ करते थे और ये देखते थे कि कितनी देर तक ये सब चीजें चल रही हैं और कितनी देर तक इसको चलते रहना चाहिए, और उसमें बहुत आनंद आता था। इसमें कहीं कोई कड़वाहट या कोई किसी के प्रति वैमनस्य या किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होता था। वो सब इतनी बड़ी बातें हुआ करती थी, बड़े लोग थे, समय भी बड़ा था। वैसा समय, उतना बड़ा समय जो है, रचनात्मक समय जो है, उसकी उसमें अब थोड़ी कमी आई है। साथ में बैठने के समय में कमी आई है, एक साथ होने के समय में कमी आई है। और इस अपरिचय के बारे में नवीन सागर ने ये कविता में कहीं लिखा है। एक कविता ही अपरिचय के बारे में भी की है। हर चीज के, जैसे पूरा शहर जैसे उन्हें लगता है कि अपरिचय का है, मतलब परिचय का समाप्त होना या परिचय की कमी होना शायद उस समय से उस शुरुआत हो चुकी थी जब नवीन सागर ने वो कविता लिखी थी, तब से। तो मतलब लोगों में अलगाव होना और लोगों में दूरी होने की शुरुआत, और उसको महसूस करने की और उसको कविता में दर्ज करने की बातें शुरू हो चुकी थी। वैसे तो ये अपरिचय या परिचय हमेशा से होता रहा है, लेकिन जिन नए अर्थों में और नए आधुनिक अर्थों में जिस तरह का अपरिचय अपना रूप अख्तियार कर रहा था, उस कविता की चर्चा उन्होंने, नवीन सागर ने उसमें की है। दरअसल मैं जब भी नवीन सागर की याद करता हूं तो मुझे सबसे पहले जो है रंग महल की वो जगह याद आती है जहाँ पे पान का दुकान है, और हम और कपिल तिवारी जी जो है हमारे मित्र हैं और वे भी सागर के ही हैं। और जब हम और कपिल तिवारी जी जब बाहर निकले थे, तो एक जगह हम लोग रुके चाय वाय पीकर, और पान खाने के लिए जहाँ रुके वहीं पर देखे कि एक सज्जन है और काफी बड़े बाल हैं और बहुत ही लंबे और छरहरे व्यक्ति हैं। चेहरे पे एक ऐसा ऐसा एक भाव है जो मतलब लगभग वो युवाओं में ही भाव हमेशा रहता है, जैसे वो युवाओं का जो एक स्थायी भाव होता है, जिसमें अपनत्व भी है, जिसमें हल्का सा एग्रेसिवनेस भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें आकांक्षा भी है और इच्छाएं भी हैं। ऐसी तमाम चीजें जो हैं बहुत ही तरल तरीके से उनके चेहरे पे विद्यमान थी उस समय। हम लोग रुके, उन्होंने बात की और कहा कि हम जा रहे हैं। कारण पूछा गया तो बताया कि बैक पेन हो रहा है। बैक पेन के बारे में उनके बहुत किस्से हैं, कई तरह के किस्से हैं। मतलब जब नवीन भाई को कभी कहीं किसी से नहीं मिलना होता था तो उन्हें बैक पेन हुआ करता था,
ऑफिस से चले जाना होता था तो बैक पेन उनको शुरू हो जाता था। उन्हें कविता लिखने की इच्छा होती थी या लंबी कहानी लिखने की इच्छा होती थी, ऑफिस में बैठने की इच्छा नहीं होती थी, तो उन्हें बैक पेन होने लगता था। तो एक सच्चाई भी थी कि उनको बैक पेन की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सच्चाई के साथ वह उनका सहारा भी था। और अमूमन जो है रचनात्मक समय में इसका इस्तेमाल वे बैक पेन का करते थे, और लोगों से मिलने के लिए भी और नहीं मिलने के लिए भी। नवीन सागर में जो एक तुर्शी का भाव और जो एक एग्रेसिवनेस का भाव और सपाट बयानी के साथ जो है चीजों को देखने का भाव और बोलने का भाव जो रहा है या उनके कैरेक्टर में रहा है, जिसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है, वो उनके पहले संग्रह में ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं। नींद से लंबी रात में एक कविता मैं सुनाना चाहूंगा, जिससे बल्कि मैं शुरू ही करना चाहूंगा अपनी बात। अच्छी सरकार। यह बहुत अच्छी सरकार है, इसके एक हाथ में सितार, दूसरे में हथियार है। सितार बजाने और हथियार चलाने की तजुर्बेकार है। इसका निशाना अचूक है, कानून की एड़ियों वाले जूते पहनकर सड़क पर निशाना साधे खड़ी है। उसी सड़क से होकर मुझे एक हत्या की गवाही के लिए जाना है। मुझसे पहले दरवाजा खोलकर मेरा इरादा बाहर निकला, तुरंत गोली से मरकर गिरा। मैंने दरवाजे से झांक कर कहा, मुझे नहीं पता यह किसका इरादा रहा। इस तरह मैं एक अच्छा नागरिक बना। फिर मैंने झूम झूम कर सितार सुना। अब इस कविता के इतने अर्थ हैं, इतने स्तर हैं, इतनी तरह की चीजों को कहते हुए नहीं कहते हुए कही गई हैं, और कम चीजों को कहते हुए इतनी सारी बातें कही गई हैं, जिसमें एक नागरिक का होना, नागरिक का कम होते जाना, नागरिक का नागरिकता बोध से दूर होते जाना, सरकार का अधिकतम सरकार होते जाना, सरकार का कल्याणकारी सरकार से दूर होते जाना, बल्कि वह एक तरह से त्रासदी होना, सरकार का होना, ये तमाम चीजें जो हैं उस समय जो है नवीन सागर ने देखी और उसे इतने सहज भाव से लिखी, कहा नहीं जा सकता। संतूर के बारे में फिर से उन्होंने एक बार, बल्कि सितार से याद आया कि उन्होंने एक पहले भी एक संतूर के बारे में भी एक कविता लिखी है कि इतने बड़े समय में मतलब इतनी सारी चीजें हैं और सब लोग इतना सारा कुछ कर रहे हैं, बजा रहे हैं, वो क्या बात है कि मैं संतूर नहीं बजाता, मुझे संतूर बजाने नहीं आता। तो यह भी जो है एक, देखिए एक तरफ यह सरकार की इस तरह की बात है, दूसरी तरफ संतूर नहीं बजाने में अपनी कमी को जिस ढंग से उजागर किया गया है, तो वह उनकी व्यक्तिगत कमी नहीं है और रचनाकार की या कवि की व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि उनके समय की कमी है कि जहां पर सितार या संतूर जैसी चीजें जो है नहीं पहुंच पाती हैं, ढोलक मंजीरे और मंजीरे ही पहुंच पाते हैं। मतलब उसके साथ वो एक बार ये भी बताते हैं कि वे संतूर के समय के या संतूर के समाज के रहने वाले या सितार के समाज के रहने वाले रचनाकार नहीं हैं, बल्कि ढोलक झांझ और मंजीरे के समाज के रहने वाले रचनाकार हैं। वहां से वे आते हैं और वहां की जिंदगी को लिखते हैं। यह सही है कि नवीन सागर का पहला संग्रह जो है इस रूप में आप देखें तो उसमें जितनी जीवन स्थितियां हैं, निम्न मध्य वर्ग की जितनी छवियां हैं और जितनी तरह से बातें कही गई हैं और उस समय को जितने तरीके से दर्ज किया गया है, वे बहुत कम लोग हैं जो बहुत कम कविताएं हैं या बहुत कम रचनाकार हैं जो उतनी तेजी से और उतनी स्पष्टता से उसे दर्ज किए हैं। कारण कम इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बाकी कवि या रचनाकार कम है। दरअसल नवीन सागर ऐसी बातों को कहते हुए कभी लाउड नहीं हुए हैं, लाउड नहीं होते रहे हैं। वे रचना के और कविता के संसार में ही रहे हैं,
मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि इस ढंग से कहने की सलाहियत जो है बहुत कम लोगों में रही है, जो नवीन सागर में की कविताओं में और नवीन सागर में रही है, बोलते बातचीत करते समय भी। मैं जब नवीन भाई की याद करता हूं तो मुझे सिर्फ यह है कि वो देखते बहुत हैं, चीजों को देखते बहुत हैं, बहुत तरह की चीजों को देखते हैं। उनका जीवन जो है, उनका जीवन का देखना जो है बहुत तरह से है, और उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक सामान्य आदमी हमेशा एक पहली परत पे ही देखता है, यथार्थ की परत पे ही देखता है, ऐसा भी नहीं है। उस यथार्थ की परत के पीछे और उस यथार्थ की संरचना के साथ ऐसी कौन सी चीज है जिसकी ओर नवीन सागर ध्यान देते हैं। तो उनके पास देखना बहुत है, और वह देखना जो है अधिक देखने के कारण उनके आस्वाद के ढंग भी बहुत सारे हैं। वे बहुत तरह की रचनाओं का आस्वाद लेते हैं। मतलब उन्हें कबीर यदि पसंद है तो तुलसी भी पसंद है, रमेश चंद्र शाह की कविताएं पसंद हैं तो शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं भी पसंद हैं, नागार्जुन की कविताएं पसंद हैं तो त्रिलोचन की कविताएं भी पसंद हैं, राजेश जोशी की कविताएं पसंद हैं तो नरेंद्र जैन की कविताएं भी पसंद हैं, प्रयाग शुक्ल की कविताएं पसंद हैं तो मंगलेश डबराल की कविताएं भी पसंद हैं। जबकि ये सबको आप लगातार देखेंगे तो सब एक साथ अपने अपने समय में जो अपनी रचनाएं कर रहे हैं, पर सब में अपनी एक निजता है। सब एक समाज को और एक सामूहिकता को देख रहे हैं, पर अपने एक निजी ढंग से जिस तरह से रचनाओं में आ रहे हैं, उसमें कई बार कई लोगों को संगठन के रूप में देखा जाता रहा है, कई बार गैर संगठन के रूप में देखा जा रहा है, सिर्फ यथार्थवाद के रूप में देखा जाता रहा है, या सिर्फ एक विशिष्ट चेतना के रूप में देखा जाता रहा है, या कलावाद के रूप में देखा जाता रहा है। नवीन सागर के पास देखने के विभेद नहीं थे। नवीन सागर के पास यह भेद दृष्टि रचनाओं को देखने के लिए इस तरह से नहीं थे। नवीन सागर के पास रचनाओं के आस्वाद का बड़ा एक संसार और विस्तार था, और उस रूप में रचनाओं को पसंद करते थे, और हर रचनाओं की खासियत को, उसकी विशिष्टता को रेखांकित करते थे और बात करते थे। दरअसल वे अपने जीवन में जिनका, एक तो मैं कहूं कि वो बहुत भावुक व्यक्ति थे, जो इसकी तरफ प्रयाग जी ने भी इशारा किया था कि वो भाव विह्वल हो जाते थे। उन्होंने बहुत ही मूलतः वे भावना प्रधान व्यक्ति थे। इतना पढ़ा लिखा आदमी जो लगातार इतना पढ़ता लिखता रहा है और इतने लोगों को से बात करता रहा है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसी जगह पे ही रहा है जहाँ पे मध्य प्रदेश की ग्रंथ अकादमी की किताबों के अलावा पूरी दुनिया की और देश की किताबें भी आती रही हैं, जो सागर विश्वविद्यालय से पढ़ कर आया है और बड़े से बड़े रचनाकारों के पास के सानिध्य में रहा है, और जो मतलब उदाहरण के लिए कि उस समय के जो सबसे बड़े रचनाकार यदि हम कहें वात्स्यायन जी, वहां तक के लोगों से संपर्क में रहा है। अशोक वाजपेयी जो उनके शहर के कवि रहे हैं। ये तमाम चीजों के बाद भी अनुराग जी ने जो कहा है वो मैं उसके बारे में कहूंगा कि मैं अपनी ही भाषा बोल रहा हूं, और यदि मेरे बोलने में कोई गलती हुई होगी तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन यह भी है कि आप किस चीज के बारे में इंगित करना चाहते हैं, किस भाषा के बारे में। यदि वह बहुत स्पष्ट हो तो मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी नवीन सागर जी के बारे में बात करना चाहता हूं। और पता नहीं भाषा समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किस बारे में प्रश्न का। खैर मैं इसे अभी स्थगित करता हूं, इस बात को छोड़ता हूं। ऐसा लग रहा है कि शायद अनुराग जी को मेरी बातें पसंद नहीं आई, लेकिन उससे बहुत दिक्कत नहीं है। नवीन जी के बारे में जो मैं बात करना चाहता था कि वे घर में बंद रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, न रहते रहे हैं। उनकी कविता ही है, एक है
घर, दरवाजे, खिड़कियां, ऐसी तमाम चीजें हैं जो लगातार उनके यहाँ बहुत तरह से या बहुत तरीके से आती रही हैं। पहले ही संग्रह में उनकी ये कविता है जहां अपनी माँ के लिए घर बनाना चाहते हैं, फिर बार बार जो है वो घर की चर्चा करते हैं। उनके समय में घर जो है एक बहुत बड़ी बात हुआ, बहुत बड़ी चीज थी, मतलब घर का होना बहुत ही दुष्कर कार्य था। लेकिन वह घर सिर्फ एक भौतिक घर ही नहीं है। वे जिस घर की बात करते हैं वहां पे वह सिर्फ भौतिक घर नहीं है। घर को लेकर यदि वो कविता मैंने कहीं देखी है, यदि वह मिले तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अभी जगह जगह दरवाजे हमारे, एक कविता है। दीवारें सिर्फ छप्पर साधने के लिए थीं, जगह जगह दरवाजे हमारे खुले हुए थे, खिड़कियां थीं, बारजे थे, आंगन थे और छतें, सड़कों पर हम अक्सर मिल जाते थे। सुनने और कहने के लिए जो शब्द थे उनमें अजन्मे शब्दों की बड़ी गूंज थी। दूर दूर की आवाजें हमारे पास प्रतिध्वनि की तरह आती थीं। हम खोए हुए अक्सर अपने आर पार जाते थे। कुछ पैरा के बाद मैं फिर पढ़ रहा हूं। अब एक पुरानी बस्ती, खस्ता हाल मकान, गलियों के मुहाने भारी सदमे के झुटपुट में बढ़ रहे हैं। हम एक गली में हैं लावारिस, चील कौवे धसकती मुंडेरों पर बैठे हैं गर्दन टेढ़ी किए। एक टूटी हुई खिड़की हवा में झूल रही है, तारों की अवाक दूरियां बुझने को हैं। दरअसल क्या है कि अनुराग गुप्ता जी की बात से मैं अपनी बात करना भूल गया हूँ। मैं जानना चाहूंगा अनुराग गुप्ता जी से कि उसके भाषा के प्रति क्या विकार था। एक प्रश्न और करें ना कि मैं किस भाषा में बोल रहा हूँ और मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। मैं थोड़ा विचलित हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई जो उन्होंने वो ये समस्या पैदा की है भाषा को लेकर। मेरी भाषा में ऐसी क्या दिक्कत है, मैंने ऐसी क्या गलत बात की है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम नवीन को याद करने चले हैं नवल, और इतनी सुंदर तरीके से आप उनको याद कर रहे हो कि मैं तो बीच में कुछ जरूरी चीजें छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि आपको सुनना अच्छा लग रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि शायद मैं नहीं रुक पाऊंगा, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपको सुनना चाहिए। आपके पास इतना कुछ बताने को, आप बोलो। प्रयाग जी, वे मतलब कुल मिलाकर कविता के बारे में वे ऐसे भाव का विचलित आदमी थे रचना के बारे में कि वे स्वयं भी कविता लिखते थे तो रात के 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, 12 बज रहे हों, 1 बज रहे हों। छाया भाभी ने भी अपनी उसमें संग्रह में लिखा है कि वो छाया भाभी को तुरंत सुनाते थे, और कुछ लोगों के पास भी तुरंत जितनी जल्दी हो उतनी पहुंचने की कोशिश करते थे कि वे अपनी कविता को सुनाए। रचना का मतलब उनके पास था कि उसे अपने अलावा पूरी दुनिया के साथ उसको बांट देना, उसको वितरित कर देना, सबको उसके सानिध्य में ले आना, ये रचना के लिए था। और यह भी था सिर्फ अपने लिए नहीं था, अपनी कविताओं के लिए नहीं था। जब उन्हें ये लगता था उनके सानिध्य में जब कोई आता था, कोई रचनाकार, और कोई दौर ऐसा होता है जब काफी तेजी से आदमी कविताएं लिखना शुरू करता है, एक दौर ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं लिखता। तो ऐसे समय में जब कोई कवि या कथाकार रचनाएं लिखना शुरू करता था तो नवीन सागर आमतौर पे अधिकांश समय उसके आसपास व्यतीत करते थे, और ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब उसके पास वह कोई भी आदमी हो जिसे वे पसंद करते हो या जिसे पसंद न करते हो, वह कोई भी आदमी हो, रचनाकार हो, उसके पास वे पहुंच जाते थे। और
इतनी बारीकी से उसके बारे में बातें करते थे और समझते थे और समझाते थे और खुद भी उससे इनरिच होते थे। ऐसा नहीं कि वे लोगों को सिर्फ समझाते ही थे, बल्कि नए लोगों से जानने की भी कोशिश करते थे और खुद समझने की भी कोशिश करते थे। और यह गुण जो है दुर्लभ गुण था उनके पास कि मतलब नए लोगों से भी वो उसी तरह से सुनने और समझने के लिए अपनी बातें करते थे। उनके पास समय की जो दिन और रात का एक जो नियमित समय है ना, मैंने बार बार देखा है कि नियमित समय, नियमितता उनके जीवन में, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि शायद हर रचनाकार के जीवन में कुछ एक अनियमितता होती है और वह नियमितता के कहीं विरुद्ध भी होता है, क्योंकि वह खुद भी एक रचनाकार होता है। जैसी चीजें रची हुई हैं वो जो भले ही वह समय ही क्यों न हो, वह सृष्टि ही क्यों न हो, पृथ्वी ही क्यों न हो, दिन और रात ही क्यों न हो, जिस जिस दिन और रात का ही बंटवारा क्यों न हो, तो उसको रचनाकार उसी रूप में हमेशा ले, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि वह खुद भी एक रचनाकार है, रची हुई चीजों में रहते हुए। और इस रूप में जब वह देखता है कि तो वे एक अनियमित समय जो है, मतलब जो अनियमित समय जो है, जो नियमित समय के बाहर का समय है, वे हमेशा उसकी तलाश में रहते थे। और नियमित समय के बाहर की दुनिया को, बाहर के चीजों को, बाहर के जीवन को के तलाश के लिए वे हमेशा ऐसी जगहों की तलाश, ऐसी जगहों पे पाए जाते थे जहां पे अमूमन बहुत कम लोग मिलते हैं या देखे जाते हैं। जैसे कि रात के 12 बजे आप किसी भोपाल तालाब में, उस समय भोपाल तालाब जो भारत भवन के बगल की जगह है, जहाँ पे आजकल नावें लगी होती हैं, वो उस तरह की जगह नहीं थी जैसा अभी है। उस समय का बिना उस तरह की बनी हुई चीजें थी। और तो रात के 11 बजे और 12 बजे भी जो है, जो उनकी कविता में भी एक कहीं आता है कि मैं एक रात में रहना चाहता हूँ जहाँ पे आकाश खुला हो, जहाँ तारे दिखें, जहाँ चांद हो, जहाँ पृथ्वी हो, जहाँ हवा हो। तो ऐसी अनियमित समय में वो एक ऐसा अवकाश ढूंढते थे रचना का, जहाँ पे जीवन को वे उस रूप में जीने की कोशिश करते थे जिस तरह की वे सोचते हैं। जिस तरह का रचनाकार जो उनके रचनाकार में, उनके व्यक्ति में अंदर और बाहर में दो फांक नहीं था। इस मैं कह रहा हूं कि जैसा वे अंदर थे लगभग वैसा ही बाहर थे। पहला संग्रह जो है उनका जो है इस वह दुनिया है जिसमें बहुत ही सामाजिक जगहों से और समाज से वो जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जगहों से जुड़े हुए हैं, दुनिया से जुड़े हैं, एक एक संघर्ष से जुड़े हैं, सभी सरोकारों से जुड़े हुए हैं। और उस तरह की तमाम चीजों को लेकर कविताओं में आके करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं वहां पर, और संघर्ष की चेतना के बारे में भी बात करते हैं और उसकी ओर इशारा भी करते हैं और उन लोगों की ओर भी इशारा करते हैं जो जीवन को जो है दुश्वार बना रहा है, उधर भी इशारा करते हैं। यह उनका शुरुआती समय है। बाद के समय में मुझे ऐसा लगता है कि वे थोड़े अंतर्मुखी हुए हैं और अंदर का जो राग है, एक रचनाकार जो है अब जब बोलना बंद करता है या अपने अंदर जाना शुरू करता है, बोलना तो बहुत बाद में शुरू बंद करता है, जब वह अपने अंदर जाना शुरू करता है तो वह समाज का जो भौतिक दुनिया है उसके अंदर उसे उससे छूटता है, वो छोड़ता है, तो अपने अंदर की चीजों को भी व्यक्त करना लगता है और वो एक तरह से वो शुद्ध कविता की तरफ हो जाता है, कविता के शुद्ध भाव की तरफ जाता है, वो सूत्र की तरफ जाता है। ऐसी कविताएं उनके दूसरे संग्रह में बहुत सारी हैं जिनको देखा जा सकता है। लेकिन यह भी है कि मैं जब ये कह रहा हूं कि दोनों में फांक नहीं है, क्योंकि जो बाहर का उनका समाज है और सामाजिक समय है और दुनिया है और संघर्ष है, उसी से जब अलग हटकर अपने अपने भाव रूप में, शुद्ध तरल भाव रूप में जब आते हैं तो वे उनका वहां पर दूसरा संग्रह होता है
जहां पर वे पेड़ की बात करते हैं। अक्सर पेड़ और पत्तियों की बात उनकी कविताओं में बहुत आती है। एक कविता है कि पेड़ के पास जाने के लिए, कि वे पेड़ के पास जाना चाहते हैं और वे इतनी पेड़ के पास जाते हुए इस तरह से जाना चाहते हैं कि पेड़ उनके पास चलता हुआ आए, तब तक वे रुके रहते हैं। और अंत में उनका होता है कि फिर जैसे कि बहुत सारे मेरा आगमन जो है बहुत सारे बाजे गाजे के साथ हो। हम ये कह रहे हैं कि जब वह अपनी शुद्ध कविता के पास जाते हैं, जहाँ पे समाज धीरे धीरे कम होता जाता है, संघर्ष धीरे धीरे कम हो जाता है, या कम होता जाता है मतलब उनके जीवन से नहीं कम होता जाता है, उनके समय से कम नहीं होता जाता है, उसके प्रति उनकी इच्छा या उनकी रुझान या उनकी जागरूकता कम होती है, बल्कि सामाजिक संदर्भों और संघर्षों को त्याग कर छोड़कर सिर्फ कविता तक ही जहां पर वो सीमित रहना चाहते हैं, वो कविताएं जो है दूसरे संग्रह और कुछ कुछ तीसरे संग्रह में कविताएं हैं, बहुत ही ऊंचे दर्जे की वो कविताएं हैं। कई जगहों पे वो कविताएं जो हैं आपको जो है जो बोला गया है उसके बाद जो नहीं बोला गया है वो ध्वनित होती है उन कविताओं में, और ऐसा बहुत कम होता है। यदि कोई ये कहे कि कवि बोलना कैसे बंद कर देता है, यदि कोई प्रश्न करे, जैसा भी प्रश्न किया गया भाषा के बारे में मेरी, तो हम ये कह रहे हैं कि निराला तक ने ऐसा किया है। निराला की अंतिम कविता है, आखिरी में जो कविता है, ताक कम सीन बारी, ताकक मसीन बारी, ताकम सीन बारी, सीन वारी सीन वारी। जब आप सिर्फ अर्थ में नहीं होते, सिर्फ शब्द में नहीं होते, आप जब सिर्फ ध्वनि में ही होते हैं, और ध्वनि में भी नहीं होते बल्कि ध्वनि के भी एक लय में होते हैं, उसकी एक संगीत में होते हैं, कवि अपनी रचना वहां तक जाता है, कविता वहां तक जाती है और कवि भी वहां तक जाता है। ये चीजें जो है नवीन सागर की कविता में और जीवन में रहा है। जो बाहर पहला संग्रह है उनका बाहर का समय रहा है, जैसे निराला कहते रहे वह तोड़ती पत्थर, उस तरह के इनकी भी जो मैंने कविताएं सुनाई। चंद्रकला जी ने कहा है उनकी ऐसी कोई कविताएं सुनाने के लिए, मैं एक कोशिश करता हूं, यदि वैसी कोई कविता, जैसे उदासी के ऊपर एक कविता है। उदासी को कह रहा है अकेली सी उदासी, सड़क, दरवाजा और आसमान, धरती पर स्थित साए साए, कोने में छोटा सा नीला फूल, हवा में हिलता हुआ स्थिर, चट्टान और थोड़ी सी मिट्टी, ईंट और एक घड़ा, घोड़ों की विलुप्त टापुओं की आवाजें, धूल, पसीना। कोई चलता हुआ रुका सा, उसकी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर आती हुई, चांदनी के धूमिल उजाले में दुनिया कितनी निर्दोष, टिमटिमाटे तारों की भंगुरता में कैसी अकेली सी उदासी। आप देखिए कि अकेली सी उदासी के बारे में वे लिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अकेली सी उदासी के बारे में मतलब मैंने ऐसी कविता कहीं और नहीं पढ़ी है जहाँ पे अकेली सी उदासी के बारे में इस तरह की बात की गई हो, जहाँ पे सब कुछ है, मतलब पूरी सृष्टि है, पर उस पूरी सृष्टि में टिमटिमाते तारों के बीच में भी, चांदनी के बीच में भी, तमाम चीजों के बाद बीच में भी वह एक अकेली सी उदासी है। रचना ये है, यह शुद्ध रचना है, यह पवित्र है, निर्दोष शब्द भी यहाँ पे आया है, यह निर्दोष रचना है। ऐसी रचनाओं की गुंजाइश, ऐसी चीजों की गुंजाइश नवीन सागर के पास बहुत थी। आम तो इतनी अधिक थी कि उनके पास
कि वे आमतौर पर जब बोलते थे तो एक तरह से वे कविता की तरह बोलते थे और बात करते थे। और बहुत सारी कविताएं जो है या उनकी रचनाएं हैं वो बोलने में चली जाती थी, वे लिख नहीं पाते थे। ऐसा भी होता रहा है उनके साथ। नवीन जी के बारे में अभी मेरे पास बहुत कुछ और मैं कहना चाहता था, मेरा थोड़ा सा मन जो है उखड़ गया है, बातचीत में बहुत मन लग नहीं रहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से और फिर कभी मैं बात करूंगा। आप इतना सुंदर बोल रहे थे, आपने बार बार क्यों आपको लगा? नहीं लगना चाहिए, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं और आपने उसका कहा भी, इस पर मत जाइए। आप बहुत सुंदर बोले हैं आज नवल, मुझे तो बहुत खुशी है, कितनी चीजें आपने याद दिलाई नवीन के बारे में, कितनी सुंदर तरह से उनको याद कर रहे हैं। मुक्तिबोध से याद आया कि मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं उन्हें कंठस्थ थी। जब मैं आप लोगों का नाम ले रहा था, बहुत सारे लोगों का नाम ले रहा था, तो मैं उसमें मुक्तिबोध जी का नाम लेना मैं भूल गया था। और मुक्तिबोध जी की कविताएं उन्हें सिर्फ कंठस्थ नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे कि वे खुद ही लिखे हैं और खुद ही माने मुक्तिबोध ही उसे पढ़ रहे हैं। उनकी बड़ी से बड़ी कविताएं जो है वे खुद ही पढ़ रहे हैं। और उनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं, आप लंबी कविताएं देखेंगे जिसमें या बहुत सारी जगहों पे आप क्रियाओं का कुछ की कमी देखेंगे, जैसे कहीं पे है नहीं है या की नहीं है या कोई एक शब्द कम नहीं है। ऐसी जगहों पे आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, वो सब चीजें वहां पे वो मुक्तिबोध को प्राप्त करते हैं। वहां पे मुक्तिबोध की तरह जो है बहुत सारी जगहों पर विचरण करते हैं, मतलब बहुत सारे अंधियारों में जो गलीचे हैं और से लेकर अंधियारों तक में, और जो उजाड़ है वहां से लेकर जो बहुत ही भरा पूरा है वहां तक में, और एक बहुत सामान्य आदमी, निम्न मध्यम वर्ग का आदमी जहाँ पे है, उसका जीवन है, समय है, उसमें है वो लगातार जो है उस तरह से विचरण करते हैं। और उस तरह की बहुत सारी उस पैटर्न की कविताएं और उस तरह की कविताएं उनके पास आती हैं। इसके साथ ही मुझे एक और याद आया कि लंबी कविताओं के साथ, चूंकि नवीन सागर जो है कथाकार हैं, उतने ही अच्छे या उतने ही बड़े कथाकार हैं जितने बड़े कवि हैं। मुझे लगता है कि जब उनकी कविता की प्रशंसा की जाती थी और बातचीत की जाती थी और चर्चा की जाती थी, तब जो है लोग उस जगह पे अपना एक जगह निकाल कर जब कहानी के समय कविता की बात करने लगते थे और कविता की बात करने समय कहानी की बात करने लगते थे, वो ऐसा लगता था जैसे कि उनकी किसी एक विधा पे ठीक से बात न हो पाए। यह बड़े से बड़े आलोचकों में भी हुआ है, उस समय के समीक्षकों में भी हुआ है, और उनके हम जैसे मित्रों के साथ भी हुआ है कि हम सब मित्र ने भी या अपनी बैठकों में भी उस तरह से नहीं किए हैं कि जब हमने कहा कि किसी ने कहा कि एक कविता के बारे में या कुछ कविताओं के बारे में या उनके कविता के पैटर्न के बारे में बात हो रही है, तो कोई एक आदमी जो है उसको उसका रस भंग करने के लिए कहानी की बात छेड़ देता था। कहानी से ही याद आया कि उनमें किस्सा गो ऐसा गुथा हुआ था। मूलतः तो वे कवि थे, लेकिन जीवन असल में एक साथ दो थे, गद्य और पद्य दोनों के आदमी थे। जीवन जो है उनका बोलना और चलना जो है वो गद्य का था, उनका जीवन गद्य का था, और उनका कहना और लिखना जो है कविता का था, पद्य का था। और ये बहुत ही दुर्लभ तरह की चीज है। जब वो अपने राम प्रकाश त्रिपाठी कविता लिखते हैं उदाहरण के लिए, या कोई ऐसी ही एक दो कविताएं और हैं, तो आप उनमें उसमें किस्सा देखिए कि किस तरह से व्यंग्य करते हैं, किस तरह से व्यंग्य भी करते हैं, सच्चाई को भी बताते हैं और उसकी कैरेक्टराइजेशन को भी पूरा बताते हैं, और ऐसे लोगों के समय को भी जो अपने जीवन के प्रति बहुत आसक्त नहीं है, मोहासक्त नहीं है, जो समाज के प्रति जो है ज्यादा है और समाज के बीच में ज्यादा विचरण कर रहा है, वह आदमी अंततः कैसा होता है, वो राम प्रकाश त्रिपाठी के कविता पढ़ने से होता है। ऐसा नहीं, राम प्रकाश त्रिपाठी बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी, नवीन सागर समाजवादी पार्टी के आदमी, लेकिन आप देखिए कि एक साथ कैसा रहा है और एक दूसरे के प्रति बातें कैसी रही हैं, वो कविताएं कैसी हुई हैं, यदि व्यक्ति के रूप में भी देखा जाए तो। मैं क्या कहूं अभी, प्रयाग जी, मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूं और मुझे आपके साथ यहाँ पे बैठने का सौभाग्य मिला।
दरअसल क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति, नवीन सागर के चित्रों के बारे में, क्योंकि आप अभी आजकल चित्र बना रहे हैं और लगातार 5-6 महीने से आपने जो, मैं आपके चित्रों को देखता रहा हूँ, और उन चित्रों में जैसे सृष्टि की कभी कल्पना की गई थी, और सृष्टि की कल्पना के साथ जब वो एक अंधेरा समय था, और अंधेरा समय के बाद जब सृष्टि आती है और पृथ्वी भी आता है, तो बहुत सारे जो बुलबुले से होते हैं, जीवन के बुलबुले, सांस के बुलबुले, हवा के बुलबुले, रंगों के बुलबुले, और उसकी संरचनाएं, जो सिर्फ सांस लेने वाला जीवन है, उसके अलावा जो बिना सांस लेने वाला जीवन है, उसकी भी संरचनाएं, वो वास्तु, वो स्थापत्य जिस तरह से आपकी कविताओं में, और बहुत ही प्राकृत रूप में, बहुत ही मौलिक रूप में, बल्कि प्राथमिक रूप में, बल्कि जिस तरह से आपकी कविताएं, आपके की पेंटिंग, आपके चित्र आ रहे हैं, तो मेरे लिए अद्भुत है, बहुत गजब है कि रंगों का वैसा संयोजन भी जो है विरला ही है, उस तरह का रंगों का संयोजन भी जो है दुर्लभ है, उस तरह का रंग भी मैं नहीं देखता रहा हूँ। नवीन सागर के पास भी एक ऐसा दौर आया, उनके नवीन सागर बीच बीच में असल में वो इतने भावुक, इतने इमोशनल और इतने रचनात्मक आदमी थे कि अपनी क्रिएटिविटी के कारण वे अपने अवसाद में चले जाते थे, और ऐसा हफ्तों होता था, और वे ऐसा हफ्तों होता था, बार बार होता था, अक्सर होता था, लेकिन वह अवसाद नहीं था, वह इतना गाढ़ा समय उनका भाव था, इतनी गाढ़ी चीजें थी उनके पास, उनकी क्रिएटिविटी में वो गाढ़ापन इतना ज्यादा होता था कि उसको संभालने के लिए, उसको देखने और समझने के लिए उनके पास उतना अवकाश, उतना समय चाहिए होता था, जिसे वे लगातार इस तरह से कहते थे कि जैसे बैक पेन हो रहा है, या उसके कारण मैं छुट्टी में हूँ, या अवसाद के कारण हूँ, या दुखी हूँ। दुखी, अपने आप को दुखी भी कई बार शो करते थे, दुखी शो करना भी उनका एक शौक था, उनका रिहर्सल था, उनका प्रहसन भी, मैं हम कह सकते हैं कि वो प्रहसन भी था कि वे दुखी के रूप में बताएं, या भाव के रूप में बताएं, या प्रेमी के रूप में बताएं, या सबसे अधिक ऊर्जावान या सबसे अधिक खिलाड़ी के आदमी के रूप में बताएं। वे असल में जीवन में जितने तरह की चीजें हो सकती हैं उतने रूप में वे होना चाहते थे, रहना चाहते थे। इतनी इच्छाएं, इतनी आकांक्षाएं और इतनी प्रतिबद्धताएं जिनके उनके पास थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो एक समय आया था जब वो चित्र कला की दुनिया में गए, और लगातार काफी, मतलब फिर वे ऐसे गए कि हफ्ता दिन के लिए अवसाद में चले गए, हफ्ता दिन की छुट्टी में चले गए, और कर रहे हैं सिर्फ ये कि रात के भर चित्र बना रहे हैं, सुबह उठते ही चित्र बनाना शुरू कर दे रहे हैं, फिर दोपहर चित्र के अलावा, रेखाओं के अलावा उनके पास कोई समय नहीं था। वे सिर्फ लाइंस खींचते रहते थे, लाइंस, और उस लाइंस के साथ इतनी आकृतियां, इतने रूपाकार, इतनी तरह की चीजें बनी हैं कि यदि उनको सबको एक साथ देख लिया जाए तो रेखाओं की जितनी आकृतियां हमारे आसपास हैं या हमारे देखने में आती हैं, उनके सभी के कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई सूत्र उनके उन रेखांकनों में और चित्रों में हैं, वो दिखते हैं। और जितने लेयर्स हैं, मतलब शहर के कितने लेयर हो सकते हैं, प्रकृति के कितने लेयर हो सकते हैं, जीवन के कितने लेयर हो सकते हैं, एक कितनी तहें हो सकती हैं, वो सब उनके चित्रों में है। माने बहुस्तरीयता जिसे कहते हैं, अनेक स्तरीयता कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लेयर हैं, वो उनके चित्रों को ही देख के समझा जा सकता है कि स्तर कितने होते हैं। और सभी स्तर जो हैं, सभी स्तरों का उतना ही महत्व है जितना किसी एक स्तर का महत्व है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वे अनेक स्तरों का निर्माण लगातार करते रहे हैं। जैसे कविताओं में बहुत सारी चीजें जो हैं, जो बहुभावात्मक में उनकी बहुत सारी चीजें छूट जाती रही हैं, जहाँ पे एक जगह वो छोड़ देते रहे हैं और अपने सूत्र को आगे बढ़ाते जाते रहे हैं, वैसे ही उनके चित्रों में भी ऐसा होता रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि नवीन सागर के बारे में कभी यदि अर्पण जी ऐसा चाहे, आज नहीं, इस बार नहीं, कभी किसी समय, या कोई और चाहे, या हमारा साहित्यिक समाज या बाकी लोग चाहे, तो ये हो सकता है कि उनकी कोई 2, 4 या 5 कहानियों पे, जो कि आप कर भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नाट्यपाठ हो रहा है, इतने लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर उससे आगे वही बहुत गुंजाइश है उनकी कहानियों में। वैसे ही कविताओं में मैं कहता हूँ कि जैसे 10 कविताएं चुन ली जाए और 10 आदमी को एक साथ बिठा दिया जाए, और अनेक आयु वर्ग के लोग और अनेक वैचारिक वर्ग के लोग उसमें हो, और उनकी कविताओं पे बात हो, फिर देखिए कि कविताएं कैसे खुलती हैं और कितनी बातें होती हैं, और एक रचनाकार जो लिखता है उसमें कितने आयाम हो सकते हैं या हैं, वो उस बातचीत में भी रेखांकित हो सकती है। ऐसा भी किया जा सकता है, मतलब एक विनोद प्रियता के रूप में भी आप कहिए तो इसको किया जा सकता है, यदि गंभीर रूप में ना माने तो, लेकिन गंभीर रूप में भी किया जाए और उसमें लाइवनेस भी हो तो बहुत अच्छी बात है। नवीन सागर के बारे में शायद मैं कभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने उनके सामने भी, उनके रहते हुए भी कभी कुछ नहीं कहा, उनके बारे में कभी कुछ लिखा नहीं, कभी कुछ लिख भी नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक वैसा हो पाया हूँ, उस स्थिति में आ पाया हूँ कि मैं उन पर सचमुच में बोल सकूं या लिख सकूं या कुछ कह सकूं। लेकिन क्या है कि आज जब अर्पण जी ने कहा कि प्रयाग जी हैं साथ में, तो मैं उस मोह को संवरण नहीं कर पाया कि उनके साथ बैठने का समय मिलेगा, और उन्हीं के बहाने, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के संबल से शायद नवीन भाई के बारे में मैं कुछ बोल भी सकूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया, और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। इससे अधिक अभी फिलहाल मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा, और प्रयाग जी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह आपने बातें कही हैं, और नवल, मुझे तो इसकी खुशी है कि आपने उनके चित्रों के बारे में इतनी बात की। और ये मैं कहना चाहता हूँ, बल्कि वो कहना रह गया था, कि जब मैंने चित्र बनाने शुरू किए, ये चित्र बनाता हूँ, तो बीच बीच में मुझे बहुत नवीन की याद आती है। आपको भी शायद याद होगा, नवीन के कार्ड हैं मेरे पास, 2-3 कार्ड हैं। वो कुछ एक कार्ड के ऊपर पेड़ बनाते थे, और पेड़ मुझे भी बहुत प्रिय है, और उसके फिर अंदर जो है कुछ लिखते थे। कभी कोई कविता लिखकर भेजते थे, कभी कुछ चिट्ठी चिट्ठी भेजते थे। तो वो नवीन का बहुत गहरा आकर्षण चित्रों के प्रति रहा है, चित्रकला के प्रति, चित्रकारों के प्रति। आपने उसकी बात भी की ही है। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ थे और हमने मिलकर नवीन को याद किया। जी, आप दोनों का धन्यवाद। और इस तरह से इस पूरी बातचीत में कई पक्ष उभर कर आए। नवल जी ने विस्तार से उनके दोनों ही पक्षों को, नवल जी ने भी और प्रयाग जी ने भी, उनके आत्मीय पक्ष और जो उनके रचनाकार की जो विविधता है, जो उनके जीवन में भी, और उनके अपने जो रूटीन है, और कई चूंकि निकट में रहे हैं नवल शुक्ल जी, तो उन तमाम चीजों को पकड़ पाए। प्रयाग शुक्ल जी, और कोई ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो? आपने तो अभी चित्र की बात की ही, और मुझे ध्यान है कि कथादेश का जो विशेषांक आया था इन पर, नवीन सागर जी पर, तो आपने खास तौर से उसमें आपने उनकी पेंटिंग पर बात की थी। तो वे लगातार मित्रों अलग अलग विधाओं में प्रयोग करते रहे, और अच्छे प्रयोग किए हैं, और एक दूसरे लोगों को साथ लेकर चलने का जो एक मादा है वो उनमें था, जिसकी चर्चा की कि किस तरह वे राम प्रकाश त्रिपाठी शीर्षक से कविता भी लिखते हैं। तो जो हम कई बार संकुचित दृष्टि में पड़ जाते हैं, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, और नवीन सागर जी ताजिंदगी इस काम को करते आए। कोई और ऐसी बात आप दोनों को याद आ रही हो तो बताएं।
जैसा कि नवल जी कह रहे थे, बातें तो देखिए बहुत सारी निकलेंगी, याद भी आएंगी, पर मुझे लगता है आज शाम के लिए हम लोगों ने अ, जितनी बातें अंतरंग ढंग से और सहज ही याद आई, जी स्मृतियों में तो फिर और भी चीजें निकलेंगी, हम उनकी बात भी कर सकते हैं, करते रह सकते हैं। पर वो, मैं तो नवल की बात में ही ये कहूंगा कि कभी न कभी, कभी क्यों, जरूर होगी ऐसी चर्चाएं, ऐसे आयोजन भी होंगे, होने चाहिए। कभी कोई संस्था करे या एक आयोजन केवल नवीन को लेकर, नवीन पर एकाग्र, जैसे आपने किया है। और मैं आपको वाकई बधाई देता हूँ नवीन के एक मित्र के नाते, कि आप उसको इतनी सुंदर तरीके से कर रहे हो, क्योंकि मैं सब रोज तो नहीं सुन पाता। ये 5वीं कड़ी है, और आप बता रहे थे कि अभी और कड़ियां होने वाली हैं, तो ये तो होगा और आगे भी होगा, आगे भी अवसर आएंगे। अथा देश के लिए जब मुझसे लिखने के लिए कहा गया था, नवीन सागर पर जो अंक निकला था, तो लिखा था मैंने नवीन के चित्रों पर। इस समय वो सारी बातें तो याद नहीं आएंगी कि क्या लिखा था, पर ये जरूर याद है कि असल में देखे ना, नवीन का एक पक्ष तो बहुत वो बड़ा पक्ष है, वो बहुत सारे लोग लेखकों कवियों का होता है। इसकी बात अपनी तरह से नवल ने की भी है। चित्रकला में भी नवीन, और मैं इसलिए भी नवीन की याद आती है कि जो जिस सृष्टि की बात कर रहे थे नवल, तो आप देखिए, मुझे भी आजकल, मैं भी, बहुत लोग कहते हैं भाई बहुत पेड़ ही बहुत बनाने की इच्छा होती है। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा कि आप पेड़ इतने क्यों बनाते हो, तो मैंने कहा पेड़ मैं सोचकर नहीं बनाता, जब मैं कोई चित्र बनाने लगता हूँ तो मुझे लगता है इसमें कुछ और चाहिए, क्योंकि पेड़ ऐसी चीज है जो आपको अकेला नहीं रहने देती। पेड़ ऐसा सचमुच एक ऐसा, आप सब सोच कर देखो, बचपन का पेड़, उसकी कोई स्मृति, आपकी खिड़की से झांकता हुआ कोई पेड़ या देखा हुआ पेड़। मैं सच बताऊं अर्पण जी और नवल जी, जब भी मैं पेड़ बना लेता हूं तो मुझे लगता है मैं अकेला नहीं रहा। जितना उसको देख लेता हूं तो इस बात की आज ज्यादा याद आ रही, बल्कि इस प्रसंग से आ रही है कि नवीन भी पेड़ बहुत बनाते थे। मेरे पास उनके जो कार्ड हैं वो, और उनकी पेड़ बनाने की एक अपनी शैली थी, जो मेरी भी धीरे धीरे लोग इशारा कर रहे हैं कि बन रही है। अभी नवल ने ही कहा, तो ये, और देखिए उनकी सारी इमेजेस, मतलब उसमें आप पाओगे कि नेचर बहुत ज्यादा है उसमें, बाकायदे, मतलब धरती, आकाश, चिड़िया। और जो उनकी एक बड़ी सुंदर कविता, अभी पूरी तो याद नहीं आएगी, पर वो पढ़ने लायक कविता है। आना तुम आना, आना तुम भी आना, ऐसा कुछ, अभी जो एक तारा ने किताब छापी है उसमें वो कविता है कि अम, हवा गाएगी तुम भी गाना, ऐसे कुछ कुछ चलती रहती है इन। तो वो कितनी, अब उस पूरी कविता में हवा, चिड़िया बोलेंगी, ये नवीन के यहाँ बार बार आता है। और जल और झील कहानियों में बहुत है। वो भोपाल झील पर के प्रसंग से ही नहीं है, उनके इस आकर्षण के लिए भी। और एक बात जरूर कहने की इच्छा होती है कि नवीन का जो एक झांसी, चिरगांव, दतिया से भी एक खास तरह का रिश्ता रहा है। और जिसमें देखिए आप मैशरण जी और वो सियाराम शरण जी, और मैं नवीन को कभी सच बताऊं आपको, नवीन के प्रति मेरा एक आकर्षण ये भी था कि नवीन का जो अपना वो संबंध थे या मानते हैं या उनके संबंध, तो वो मुझे उसकी याद भी दिलाता है कि एक और उनसे बातें ही बहुत होती थी कि उन लोगों की, उस पूरे इलाके की। और तो बातें तो बहुत कुछ बहुत हैं जो धीरे धीरे और याद आएंगे। जैसे देखिए बीच चिरगांव झांसी वाली याद आ गई। मैं एक घटना और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो नवीन के प्रति मेरे प्रेम को बताती है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरी पत्नी, शादी तब चली थी कि नहीं, बहरहाल किसी ट्रेन से भोपाल जा रहे थे, तो दतिया स्टेशन आया, तो मैं, दतिया दिखाई पड़ा, किला दिखाई पड़ा, तो जो दिखता है दूर से। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, ज्योति से, कि अरे मैं थोड़ी देर इसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि वहां भी नवीन जाते थे और नवीन दतिया की भी बातें करते थे। और नवीन के बहुत सारे इंटरेस्ट थे जिनकी बात अभी नवल जी ने भी की, मैंने भी की। कलाओं में उनकी दिलचस्पी, व्यक्तियों में उनकी दिलचस्पी। और आज नवल ने बहुत सुंदर बात कही है। वो मुझे लगता है कि नवीन का एक पक्ष था वो,
और उसको मैं भी देखा करता था कि उसमें एक तरह का प्रहसन भी था, बड़ी विनोदप्रियता थी नवीन में। तो जो मित्र लोग थे, और बड़ी सुंदर बात कही मोहल आपने, ये सब लोग नहीं पकड़ पाते नवीन के बारे में, जो आपने पकड़ी और जो थोड़ी बहुत मैंने ही पकड़ी थी, कि कभी लगता था कि नवीन का नाटक है कि नवीन की बात है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, और वो आखिरी बात होगी आज शाम की मेरी नवीन के लिए, कि वो उस प्रहसन में भी एक बड़ी तरलता झांकती हुई मिलती थी। और मित्र तो देख ही लेते थे, वो जीवन के प्रति ही एक बड़ा गहरा प्रेम था असल में, जो कई रूपों में व्यक्त होना चाहता था। कि वो प्रहसन में हो, वो सहज सरल ढंग से हो, वो किसी तरह से हो, बात जीवन की हो। नवीन, हम फिर आपको याद करेंगे, इसी तरह याद करते रहेंगे। और आज तुम्हारी, हम नवीन को, मैं तो कभी आप कहता था, कभी तुम कहता था, पर आज हमको तुम्हारी कहने की इच्छा हो रही है कि तुम्हारी फिर से बहुत याद आ रही है नवीन। और हमने तुमको याद किया। तुमने, फिर से दोहराता हूँ, तुमने बहुत सुंदर काम किए, तभी तुम सब बातें कर पा रहे हैं। और हम आगे भी ऐसी बातें करेंगे, अर्पण जी के इस मंच से या कहीं और भी। आप सबका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रयाग शुक्ल जी। और मित्रों, अभी दतिया की चर्चा कर रहे थे प्रयाग जी, तो दतिया में ही उनकी दो बहनें रहती हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ही दतिया से उनकी दोनों बहनों ने भी उन्हें याद किया। और जिस तरह से उनके परिवार के लोग, बड़े भाई, उनके भतीजे, उनकी भतीजी और तीनों बहनें, दो दतिया से और एक भोपाल से, उन पर जिस तरह से उन्हें याद किया और भाव विह्वल भी हुई, वह स्वाभाविक है। तो बड़ा एक रोचक और बहुत महत्वपूर्ण और कहीं न कहीं नवीन सागर जी को समझने वाली बातचीत भी रही। यही उद्देश्य है मित्रों एकाग्र का, कि हम किसी लेखक की साहित्य पर भी चर्चा करें, और जो उसके विभिन्न पहलू हैं, जो उसके अपने अंतर्द्वंद हैं, जो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न शेड्स हैं, उसको भी सामने लाया जाए। उसमें कोई बुराई नहीं है। वह कई बार किसी व्यक्ति के एक समग्र मूल्यांकन के लिए, एक निरपेक्ष मूल्यांकन के लिए आवश्यक भी होता है। प्रकृति को और जीवन को जिस तरह से वह घुमचकर जीना चाहते रहे, और तमाम प्राणियों को लेकर मनुष्य और मनुष्येतर दोनों ही दुनियाओं में वे विचरण करते रहे, दोनों ही तरफ से देखते रहे, एक दूसरे को समझते रहे, तो वह भी हमें उनकी कई कविताओं में ऐसे कई तत्व दिखाई पड़ते हैं। बिल्लियां, कुत्ते, चूहे, इस तरह की कई कविताएं हैं, और उन कविताओं के माध्यम से वे कई ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत को उठाते हैं, जिनसे वह कविता एक अस्थायी महत्व की कविता बन जाती है। अभी मेरे पास उनकी एक कविता है, चूहे। मैं सोच रहा हूं कि इसे यहाँ पर पढ़ा जाए। चूहे, इसके माध्यम से नवीन क्या क्या कह रहे हैं, इसे हम देखें। इसमें जिसकी बातचीत अभी यहाँ भी हुई और पूर्व में हुई, कैसे में अविधा परक प्रयोगों में भी कहीं न कहीं किसी व्यंग को बहुत धीरे से, बहुत चुपके से लेकर आ जाते हैं, और एक साथ कई अर्थ उनकी रचनाओं में है ही। किसी भी बड़ी रचना की तो यह पहली ही शर्त है कि उसमें बहुस्तरीयता हो, उसमें एक साथ कई अर्थ खुले, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के अर्थ व्यंजित हो, वहां तक वे जाएं। चूहे, शेर वगैरह जब गिने चुने होते हैं, चूहों को गिना नहीं जा सकता। शेर वगैरह जब गिने चुने होते हैं, चूहों को गिना नहीं जा सकता। वे धरती के नीचे से अगर एक साथ निकलना शुरू करें, तो धरती पर किसी के लिए जगह न होगी। ओ बिल्ली, तूने उसे मुंह में दबाया, तेरा भोजन तू जा। पर वे क्या खाएं,
पर वे क्या खाएं अगर उनके खाने पर आदमी का कब्जा हो। उन्हें घेर पकड़कर मारने वालों को नहीं पता कि अगर उनके दिमाग में आ जाए तो वे सबको कुतर डालें, बिलों में खींच ले जाएं। भगवान ने इसलिए उन्हें दिमाग नहीं दिया ताकि प्राणियों में उसका श्रेष्ठ प्राणी यह मनुष्य बचा रहे। भगवान अपनी हर चीज की कीमत पर जिसे बचा रहा है उससे बच चूहे। भगवान अपनी हर चीज की कीमत पर जिसे बचा रहा है उससे बच चूहे। चूहे के माध्यम से बिल्कुल जो सर्वहारा कहिए, जो एक कमजोर तबका कहिए, उसको लक्षित करते हुए कितनी तरह की बात अपनी इस कविता में नवीन सागर जी उठा ले जाते हैं। शुक्र साहब कुछ और कहना चाहें, कोई और ऐसी बात याद आ रही हो तो इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, लगभग 1.25 घंटे की बातचीत हो गई है। आप दोनों वक्तागण यहाँ पर आए, नवल शुक्ल जी और प्रयाग शुक्ल जी, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। और जो मित्रगण इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, जिनकी टिप्पणियां हमें लगातार मिलती रही, एक बार मैं उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं जो अभी मेरे पास आए हैं। अरुणेश शुक्ल जी, निर्मला सिंह, राम कुमार तिवारी जी, शैली राजपूत, जयश्री पुरवार, उर्मिला शिरीष, राजेश गनोद वाले, समता सागर जी, स्मिता शर्मा, प्रीति खरे, निधि चोपड़ा, तारा मेहरा जी, छाया सागर जी, बाल कीर्ति कुमारी, अनिरुद्ध सागर, रवि ब्रिजपुरिया जी, अनुराग गुप्ता जी, संजीव बख्शी जी, महेंद्र रंगा, प्रतिभा, एडवोकेट विवेक कुमार, महादेवी वर्मा सृजनपीठ, आशीष सिंह, तबस्सुम जहान, शिवदयाल जी, अंशुमती, चंद्रकला त्रिपाठी जी, राजेश्वरी, अनुराग गुप्ता जी, नीलू पाटिल, निर्मला सिंह और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप दोनों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद इस चर्चा को, इस संवाद को इतना जीवंत रखने के लिए और हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि कथाकार को इस ढंग से, इस आत्मपरक ढंग से याद करने के लिए। शुक्रिया। नमस्कार।